Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह काजला विनय कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी भौतिक प्रदेश की और आज अपन बात करते हैं राजस्थान की नदियों की। राजस्थान की नदियां, राजस्थान की नदियां। तो राजस्थान की जो नदियां हैं, इन नदियों को प्रवाह की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इनका जो वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण, तो इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, आंतरिक अपवाह, आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। उसके बाद में नंबर 2, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। और नंबर 3, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। जो राजस्थान की नदियां हैं, इन नदियों का 3 भागों में विभाजन किया गया है। आंतरिक प्रवाह की नदियां, नंबर 2 अरब सागर में गिरने वाली नदियां और नंबर 3 बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो जो आंतरिक प्रवाह है, अपवाह क्षेत्र है, यह राजस्थान का सर्वाधिक है। कितना परसेंट है? 60%। अरब सागर का जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? 17%। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियों का अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? 23%। सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह जो कितना है? 60%। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी का कितना है? 23%। और सबसे कम है अरब सागरीय अपवाह जो कितना है? 17%। इनमें सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियों की। जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां वे होती हैं जो अपना जल किसी सागर या समुद्र में न गिराकर किसी मरुभूमि या झील में क्या कर देती हैं? समाप्त कर देती हैं। वो नदियां क्या कहलाती हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां। और आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात की जाए तो नंबर 1 आती है घग्गर। उसके बाद में कांतली, काकनेय, रूपारेल और साबी। उसके बाद में रूपनगढ़, खारी, मेथा, मेंढा और खंडेल। ये जो आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदियां हैं राजस्थान की, नंबर 1 घग्गर, कांतली, कांकनेय, रूपारेल, साबी, रूपनगढ़, खारी, मेथा, मेंढा और खंडेल, जो मुख्यतः राजस्थान की क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं अपन घग्गर नदी की। किस नदी की बात करते हैं? घग्गर नदी की। तो जो घग्गर नदी है, यह है आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी, घग्गर नदी की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। लगभग कितनी है? 465 किलोमीटर। घग्गर नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र वो है कालका स्थान, शिवालिक, हिमालय, हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी का उद्गम कालका नामक स्थान, शिवालिक, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है इसका प्रवाह क्षेत्र का। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में हरियाणा और हरियाणा के बाद में राजस्थान। तो जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो है हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में यह नदी, राजस्थान में यह जो घग्गर नदी है वो तलवाड़ा स्थान टिब्बी तहसील, तलवाड़ा स्थान टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। कहाँ से करती है राजस्थान में? तलवाड़ा स्थान टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। उसके बाद में राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र, तो राजस्थान में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र की बात की है तो राजस्थान में 2 जिलों में प्रवाहित होती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ व गंगानगर। इस नदी का जो अंत या संगम इस नदी का अंत या संगम बठनेर दुर्ग के आसपास माना जाता है, बठनेर दुर्ग के आसपास माना जाता है, बठनेर दुर्ग के आसपास माना जाता है। जबकि इस नदी में बाढ़ आने पर इस नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। और यह पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान में किस स्थान पर? फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक बाढ़ आने पर पहुंच जाती है। और पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। स्थानीय भाषा में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं घग्गर नदी के उपनाम की। तो घग्गर नदी का जो उपनाम है, या इसे यूँ बता सकते हैं कि इसे वैदिक काल में सरस्वती व दसदत्ती के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दसदत्ती व सरस्वती के नाम से। वर्तमान में इस नदी को मर्त नदी या नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? मर्त नदी या नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा हनुमान जंक्शन है वो किस नदी के पार्ट में स्थित है? तो भी आंसर क्या आता है? घग्गर नदी के पार्ट में स्थित है। और यह आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। लंबाई 465 लगभग। उद्गम क्षेत्र की बात की जाए तो कालका स्थान शिवालिक हिमालय हिमाचल प्रदेश। प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान। राजस्थान में यह नदी तलवाड़ा स्थान टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ व गंगानगर। अंत या संगम माना जाता है इसका बठनेर दुर्ग के आसपास। और बाढ़ आने पर यह नदी कहाँ पहुँच जाती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर, जहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। और जो हनुमानगढ़ का जो जंक्शन है वो किस के पार्ट में स्थित है? घग्गर नदी के। उसके बाद में राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो घग्गर नदी। उपनाम की बात की जाए तो इसे वैदिक काल में सरस्वती या दसदत्ती के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? मर्त नदी या नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आपकी कौन सी आंतरिक प्रवाह की? घग्गर नदी। उसके बाद में बात करते हैं कांतली नदी की। कांतली नदी तो अगली आती है कांतली नदी। कांतली नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी मानी जाती है? 100 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है? 100 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। उद्गम की बात की जाए इसकी, कांतली नदी का उद्गम, तो इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी सीकर से। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। प्रवाह क्षेत्र
प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र में इसमें सीकर व झुंझुनू, सीकर व झुंझुनू 2 जिलों से ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। अंत या संगम, अंत या संगम, तो इस नदी का जो अंत या संगम है वो होता है मंडरेला झुंझुनू, मंडरेला झुंझुनू चूरू जिले की सीमा के पास। इसका जो अंत वो संगम है वो होता है मंडरेला झुंझुनू चूरू जिले की सीमा के पास। उसके बाद में बात करते हैं कि इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को या कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावटी। क्या कहलाता है, तोरावटी कहलाता है। और इसी नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी, गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो कांतली नदी के, और इसके जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावटी कहलाता है। इसकी लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है, 100 किलोमीटर। उद्गम पूछा जाए तो खंडेला की पहाड़ी सीकर, प्रवाह क्षेत्र सीकर व झुंझुनू, और अंत या संगम मंडरेला झुंझुनू चूरू जिले की सीमा से पहले। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है इस नदी से, जो कांतली नदी है यह पूर्णतः राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो घग्गर, और पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या आता है, कांतली नदी। इसके बाद में बात करते हैं अगली नदी काकने। काकने नदी की बात की जाए तो इस नदी का उद्गम, काकने नदी का उद्गम होता है कोठारी गांव, जैसलमेर, कोठारी गांव जैसलमेर में। प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र में एक ही जिला आता है राजस्थान का, कौन सा, जैसलमेर। और इस नदी का अंत या संगम, अंत या संगम, तो इस नदी का अंत या संगम होता है बुझ झील, बुझ झील जैसलमेर। और इस नदी को कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय भाषा में, इस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मसूरदी के नाम से जाना जाता है। तो कागली नदी है, काकने, उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से, प्रवाह क्षेत्र ओनली फॉर एक जिला जैसलमेर, अंत या संगम बुझ झील जैसलमेर, और स्थानीय भाषा में से किस नाम से जाना जाता है, मसूरदी के नाम से जाना जाता है। अगली जो आंतरिक प्रवाह की नदी आती है वो है साबी, साबी नदी। साबी नदी, साबी नदी की बात की जाए तो उद्गम सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, और सेवर की पहाड़ी जयपुर। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। प्रवाह क्षेत्र, तो यह नदी 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। प्रवाह क्षेत्र राजस्थान व हरियाणा। राजस्थान के कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो राजस्थान के 2 जिलों से प्रवाहित होती है, जयपुर और नंबर 2 अलवर। जयपुर में इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता, जोधपुरा। जबकि इसी नदी को अलवर का क्या कहा जाता है, शोक भी कहा जाता है। अलवर का क्या कहा जाता है, इस नदी को शोक कहा जाता है। उसके बाद में इस नदी का अंत या संगम, अंत या संगम, तो इसका अंत या संगम होता है पाटोदी गांव, पाटोदी गांव गुरुग्राम। पहले क्या नाम था इसका, गुड़गांव, वर्तमान नाम क्या है, गुरुग्राम, हरियाणा। तो ये थी कौन सी आपकी नदी, साबी नदी। उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर, प्रवाह क्षेत्र राजस्थान व हरियाणा। राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र जयपुर व अलवर। जयपुर में इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, जोधपुरा। और इसी नदी को, साबी नदी को अलवर का क्या कहा जाता है, शोक भी कहा जाता है। और इस नदी का अंत या संगम क्या कौन सा है, पाटोदी गांव, गुरुग्राम, हरियाणा। इसके बाद में जो अगली नदी आती है वो आती है रूपारेल। अगली नदी रूपारेल,
रूपारेल। उपनाम तो इसे वर्रा व लसवारी के नाम से भी जाना जाता है। जो रूपारेल है इसी नदी का नाम क्या है? वर्रा व लसवारी है। जो रूपारेल नदी है इस नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। और उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर जिले में। इस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, परवाह क्षेत्र, परवाह क्षेत्र, तो परवाह क्षेत्र में आता है अलवर व भरतपुर, अलवर और भरतपुर। अंत या संगम तो मोती झील, अंत या संगम मोती झील भरतपुर में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि इस रूपारेल नदी पर भरतपुर जिले में एक बांध निर्मित है जिसका नाम है सीकरी बांध। कौन सा बांध है? सीकरी बांध है। और भरतपुर में यह नदी दो भागों में भी डिवाइड हो जाती है। अधिक वर्षा आने पर यह नदी भरतपुर में कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक जो भाग होता है वो गोपालगढ़ की तरफ जाता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो डी के जलमहल। वापस सुनिए। रूपारेल उपनाम वर्रा व लसावरी, उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर, परवाह क्षेत्र अलवर व भरतपुर, अंत या संगम मोती झील भरतपुर। और इस नदी पर, रूपारेल नदी पर भरतपुर जिले में कौन सा बांध स्थित है? सीकरी बांध स्थित है। और अधिक वर्षा आने पर भरतपुर जिले से कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? दो। एक शाखा इसकी गोपालगढ़ और दूसरी शाखा कहाँ पहुँचती है? डी के जलमहल। तो ये तो थी राजस्थान की मुख्यतः आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। उसके बाद में कुछ नदियाँ और हैं। वो सुनिए। रूपनगढ़, उसके बाद में खारी, मेंथा, मेंढा और खंडेल। ये जो पांचों नदियां हैं, ये पांचों की पांचों नदियां किस झील में गिरती हैं? सांबर झील में गिरती हैं। सांबर झील। रूपनगढ़, खारी, मेथा, मेंढा और खंडेल पांचों की पांचों नदियां किस झील में गिरती हैं? सांबर झील में गिरती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूपनगढ़ की। तो रूपनगढ़ जो नदी है यह निकलती है नाग फॉरेस्ट, अजमेर। रूपनगढ़ नाग फॉरेस्ट अजमेर से निकलती है रूपनगढ़। खारी की बात की जाए तो खारी भी कहाँ से निकल के आती है? अजमेर से। उसके बाद में बात करते हैं मेथा। जो मेथा नदी है ये निकलती है मनोहरपुर शाहपुरा जयपुर से, मेथा। और ये निकलती है मनोहरपुर शाहपुरा जयपुर से। उसके बाद में बात करते हैं मेंढा की। तो मेंढा निकलती है हर्ष पहाड़ी से और इसका नाम है मेंढा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस नदी में सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? नमक की मात्रा पाई जाती है। तो सर्वाधिक नमक की मात्रा सांबर झील में गिरने वाली किस नदी में है? मेंढा में। उसके बाद में बात करते हैं खंडेल की। जो खंडेल नदी है ये खंडेल निकलती है खंडेला की पहाड़ी सीकर से, खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। और इस नदी का नाम क्या है? खंडेल। क्या नाम है? खंडेल। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात की है हमने, गग्गर, कांतली, कांकने, रूपारेल, साबी। उसके बाद में बात की है रूपनगढ़, खारी, मेथा, मेंढा व खंडेल। रूपनगढ़ अजमेर से निकलती है, खारी नदी भी कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। जो मेथा नदी है वो मनोहरपुर शाहपुरा जयपुर से निकलती है।
और जो मेंढा नदी है ये हट्स पहाड़ी से निकलती है और इसमें सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है, नमक की मात्रा पाई जाती है। और जो खंडेल नदी है ये निकलती है खंडेला की पहाड़ी सीकर से, और ये पांचों की पांचों नदियाँ आकर किस झील में गिरती हैं, सांबर झील में गिरती हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी जो राजस्थान की मुख्य आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी। और अब अगला जो वीडियो आएगा हमारा उसमें बात करेंगे अपन अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। धन्यवाद।